सर आपका नाम क्या हुआ? जोगेंद्र पाठक वियोगी। जी आप सर अपना पूरा परिचय दें डिटेल में। डिटेल परिचय का मतलब ये है कि मैंने पढ़ाई नहीं, अपना नाम परिचय एड्रेस पहले बताइए आप। वो एड्रेस बताएंगे। एड्रेस तो मैं यहाँ लोफा गांव का रहने वाला हूँ जी। मेरे पिता श्री सहदेव पाठक, स्वर्गीय श्री सहदेव पाठक थे जी। और क्या बताएंगे। लोफा गांव है एक, जो किस थाना में पड़ता है? लोफा हम लोग के जमाने में बचपन में तो थाना मधेपुर था, लखनऊ हो गया है। अभी लखनऊ हो गया। जिला मधुबनी। वो भी पहले दरभंगा था, मधुबनी हो गया है। मधुबनी हो गया है। पाठक साहब, आप मान लीजिए आपसे लोग ये सीखे कि अगर लगन रहेगा, अगर आदमी के पास लगन रहेगा तो आदमी हिमालय तक पहुंच जाएगा। ये आपसे सीखे, उसमें कोई रुकावट नहीं आता है। कारण मैंने आपके बारे में ए से जेड तक सब जानता हूँ। आप में लगनशीलता, आप में सरस्वती का वास, ये सब जो हुआ आप में, आपको कोई रोक नहीं सका, कोई जंजीर आपके पाँव में नहीं लगा सका। पाठक साहब, अब अपना थोड़ा सा बायोडाटा, अपना जिंदगी का कुछ बतावें कि आप जो है यहाँ के अभी जो नवयुवक हैं, जो मान लीजिए पढ़ने वाले हैं, जिनको गर्मी मान लीजिए थोड़ा सा ये कर रहा है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है उतना, यहाँ कैसे होगा क्या होगा, उस पर थोड़ा सा अपना कमेंट दें कि क्या क्या कहना चाहते हैं आप। पहली बात तो ये है कि इस समाज में, मिथिलांचल में गरीबी तो है ही जी। उसको तो कोई दो राय नहीं है, गरीबी है और बच्चे इस गरीबी से ही निकलते भी हैं। जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक गरीबी से निकलकर पैसा, पढ़ने के लिए पैसे का सवाल है, जी। समस्या अब उतना ज़्यादा नहीं है जी। जितना कि हम लोगों के समय में था। जी बिल्कुल सही। तो अब जो है बहुत तरह से सुविधाएं हो गई हैं, बैंक भी लोन देता है। अगर आपके पास में अच्छा एक एडमिशन है, अच्छे कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ एक लक्ष्य है, तो उसके बल पर में आपको बैंक लोन देती है। और मैं नहीं मानता कि ये जो है एक बहुत बड़ा, मैंने बहुत बड़ी बाधा होगी पैसा, समझे ना। है पहली देखने में तो शुरू में ऐसे ही लगता है कि पैसा बहुत बड़ा बाधा हो सकता है। हमारे ज़माने में भी था, हमारे लिए खुद के लिए भी था। जब मैंने मैट्रिक पास किया, मेरे पिताजी ने तो हाथ उठा दिया, कहा कि कॉलेज पढ़ाई तो मैं नहीं करवा सकता, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। तो एक मेरे पड़ोसी सीनियर थे, आप जानते भी होंगे, वो गंगाराम महतो, जो पहले यहाँ भगवानपुर, फिर भगवानपुर हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक थे, अभी रिटायर हो गए हैं। वो मुझसे एक क्लास सीनियर थे। तो उन्होंने मुझको कहा कि देखिए, आप एक बार पिताजी को कहिए कि जाकर के रामकृष्ण कॉलेज के प्रिंसिपल से मधुबनी में मिले। और वो गए, मिले, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। और उसके बाद आप मुझे जिस हालत में देख रहे हैं, उसमें मधुबनी कॉलेज में प्रवेश का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ के उस समय के तत्कालीन प्रिंसिपल अरुण कुमार दत्त का मेरे जीवन में बहुत बड़ा कर्ज है। उस कर्ज से मैं कभी ऊपर नहीं उठूंगा। वैसे तो कर्ज तो मैं सबका हूँ, कर्जदार हूँ। स्कूल में भी हमारे सब शिक्षक थे। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना झेलते हुए आप भारतवर्ष का एक विख्यात साइंटिस्ट बन गए, जबकि मुझे ये भी पता था कि आपने झंझारपुर कॉलेज में लेक्चरर के लिए प्रयास किए, लेकिन पैसा के अभाव में, यहाँ के राजनीति के चलते आपको नहीं होने दिया। नहीं, राजनीति हुई झंझारपुर कॉलेज में नहीं, हमने अप्लाई तो कहीं नहीं किया था उस समय में। लेकिन मैं बताता हूँ हुआ क्या कि जब अप्लाई तो आप तब करते हैं जबकि कहीं वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी तो निकली नहीं, वो चोरी चुपके से सीएम कॉलेज में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था उस समय में, अभी भी है, तो उस समय में तो बिहार यूनिवर्सिटी थी, दरभंगा भी उसका हिस्सा था। और वो चोरी चुपके एक मेरे ही बैचमेट का, जिसका कि रिजल्ट मुझसे बहुत ज़्यादा नीचे था,
उसको राजनेता लोग उसका अपॉइंटमेंट करवा रहे थे और मुझे पता चला, अंत समय में पता चला, मैंने उसका विरोध भी किया और लेकिन उससे पहले ही असल में देखिए घटना ऐसी है कि मेरे लिए जब मैं मुजफ्फरपुर गया जी बीएससी ऑनर्स पढ़ने के लिए, जी तो वहाँ उस समय में एक पत्रिका आती थी साइंस टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का था। जी जी 1 रुपया उसका दाम था जी उस समय में। जी ये 1965-66 की बात है। जी तो वो जो पत्रिका है वो मैं पढ़ने लगा। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, जी जी लेकिन मेरे लिए वो जो था वो दुनिया का गेट खोलने जैसा था। जी उसमें जो लेख आते थे उन लेखों को पढ़ के और उन लेखों को लिखने वाले वैज्ञानिकों के नाम जानकर, जी उनका इंस्टीट्यूट जानकर मुझे लगा कि नहीं, दुनिया बड़ी है और कुछ आगे किया जा सकता है। जी तो उसी समय में मुझे पता चला कि भाभा एटॉमिक सेंटर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, ये सब जो है उस लेख के लेखकों का पता जान करके मुझे ये इंस्टीट्यूट सबका नाम पता चला था। जी दुर्भाग्य से रिजल्ट लेट निकला तो मैं एमएससी में भी मुझे रहना पड़ा यहाँ पर। मैं नहीं चाहता था। एमएससी में कौन क्लास हुआ था सर आपको? एमएससी में कौन क्लास हुआ था? क्लास तो हमको हमेशा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, फर्स्ट हुआ था, हमेशा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ है, समझे ना। तो बीएससी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। मुझे रहना पड़ा यहाँ पर, मैं नहीं चाहता था। एमएससी में कौन क्लास हुआ था सर आपको? एमएससी में कौन क्लास हुआ था? क्लास तो हमको हमेशा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, फर्स्ट हुआ था, हमेशा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ है, समझे ना। तो बीएससी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, एमएससी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, लेकिन बीएससी के रिजल्ट के बाद ही मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्लाई किया। जिस नौकरी पर मैं अंत में 3 साल बाद गया, 3 साल जूनियर हो के गया, उसके लिए 1968 में मैंने अप्लाई किया था। मुझे इंटरव्यू लेटर आ गया था। इनफैक्ट मैं तो बम्बई जाने के लिए तैयार था, पोस्ट ऑफिस से मैंने पैसा भी निकाल लिया था। लेकिन पता नहीं, अब वही है कि कभी कभी जो है ना, आपको ये मान के चलना पड़ता है कि ना, वो एक ट्रक के पीछे मैंने कहीं लिखा देखा था कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो वो समय से पहले था, भाग्य से ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन समय से पहले था। अब मुझे क्या आया दिमाग में कि चूँकि मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोल देते हैं कि मैं 1 हफ्ते के लिए अनुपस्थित रहूँगा, मैं बम्बई जा रहा हूँ बीआरसी में इंटरव्यू देने के लिए। अब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट महोदय ऐसे निकले, पता नहीं उनको कहाँ से ये सूचना मिली थी, गलत। उन्होंने मुझे 1 घंटा लेक्चर दिया कि वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ तो रिसर्च होता नहीं है, वहाँ तो रूटीन काम होता है, और तुमको 1 साल तो हॉस्टल में देंगे, बड़ा अच्छा रहेगा, उसके बाद में तुम सड़क पर आ जाओगे, उस सैलरी में तुमको बम्बे में कहीं पर रहने की जगह नहीं मिलेगी। मिला जुला के मैं बम्बई जाने का प्रोग्राम छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से समझिए कि घृणा सी होने लगी। जबकि गलत था, उनकी सूचना गलत थी। और उसके बाद फिर ठीक है, एमएससी करने लगे। 1970 में मैंने ऐसे ही TFR में एक पोस्ट कार्ड भेज दिया। फरवरी का महीना था, मुझे कुछ पता नहीं था कि फरवरी में अप्लाई करना चाहिए, अगस्त में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उस समय में कहना चाहिए कि जस्ट लक कि फरवरी में मैंने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया। एक एड्रेस था जो कि वो साइंस टुडे से मैंने लिया, और मुझे ये नहीं पता था कि किसको लिखना चाहिए। सीधे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नाम दे करके एक पोस्ट कार्ड लिख दिया हमने कि मुझे आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की इच्छा है, कृपया आगे बताएं। उसके बाद में वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। वो समय सही था, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। वो पीएचडी प्रोग्राम का उनका था, जिसमें कि वो स्टाइपेंड देते थे, और स्टाइपेंड ही नहीं देते थे, जानते हैं, TFR में इंटरव्यू के लिए जाने के लिए उस समय में
सेकंड क्लास का टीए देते थे। सेकंड क्लास उस समय में फर्स्ट और थर्ड के बीच हुआ करता था उस समय में, जबकि बीआरसी में इंटरव्यू जाने के लिए थर्ड क्लास का टीए मिलता था। टीआईएफआर में मात्र पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए आपको सेकंड क्लास का टीए दिया जाता था। फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपका कहाँ हुआ था सर? हम तो टीआईएफआर में तो ले नहीं सके, अपॉइंटमेंट तो मेरा वहीं भाभा एटॉमिक सेंटर में ही हुआ, जबकि एमएससी रिजल्ट निकलने के बाद में कहीं कुछ मिला नहीं। तब मैंने 1971 में फाइनली सोचा कि चलो बीआरसी में अप्लाई तो कर ही देते हैं, क्या है रूटीन काम ही होता होगा, लेकिन नौकरी तो है। अब मुझे तो नौकरी चाहिए थी, रिसर्च तो सेकेंडरी हो गया, तो वहाँ अप्लाई कर दिया। टीआईएफआर में भी अप्लाई किया था, लेकिन अब उतना डिटेल में तो क्या जाएंगे। लेकिन दूसरे साल टीआईएफआर में हुआ नहीं, पहले साल हुआ था, लेकिन यहाँ रिजल्ट नहीं निकला था। और उस साल 71 में बीआरसी में हो गया। आप कहाँ गए साइंटिस्ट में? फर्स्ट आपका जॉब अपॉइंटेड कहाँ हुआ? वहीं बस एक ही बार, एक ही अपॉइंटमेंट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1971 ट्रेनिंग स्कूल। एक साल के बाद 1972 में नौकरी ज्वाइन करना, बस, और कहीं कुछ नहीं। वहाँ से कलकत्ता जो आए, वो कलकत्ता भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ही एक ब्रांच था, जो उन्होंने यहाँ पर एक मशीन, साइक्लोट्रॉन नाम की एक मशीन लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था। तो उसमें कई लोग ज्वाइन किए थे। कहाँ है सर? ये सॉल्ट लेक में है। सॉल्ट लेक में है। सॉल्ट लेक में है। हाँ। तो वहीं रिटायर कब किया? 2012 में। 2012 में 4 साल एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन के बाद, मतलब 2008 में मेरा 60 साल पूरा हो गया था। तो 62 और फिर 64 के आगे तो एक्सटेंशन होता नहीं था उस समय में, कम से कम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम तक ये था। अब कुछ नहीं होता है, अब तो एक्सटेंशन बहुत रेयर हो गया है, होता है लेकिन बहुत रेयर है। उस समय में भी रेयर ही था, लेकिन उतना रेयर नहीं था। तो मैं अक्टूबर 2012 में रिटायर किया हूँ, और उसके बाद गाँव भी है। आपसे मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जिंदगी में जो आप संघर्ष किए, पढ़ाई से लेकर के जॉब तक, सेल्फ डिपेंड, किसी से मान लीजिए ये नहीं करके आपने लड़ते गए, आगे बढ़ते गए, लड़ते गए, आगे बढ़ते गए। ये एक ज्ञानवर्धक बात है, जिसमें मान लीजिए एक लगन कि नहीं यहाँ तक मुझे पहुँचना है, जैसे होगा। तो ये आपने करके दिखाया। जून को आपने साबित कर दिया कि एक गरीब का भी बेटा देश का साइंटिस्ट बनकर के रिटायर किया। जोगेंद्र बाबू, आप मान लीजिए आपके माध्यम से कितना काम सब हुआ था वहाँ, कौन सा नया रिसर्च में जैसे? देखिए, हमारे माध्यम से मतलब ऐसा है कि आजकल जो रिसर्च है 2-3 तरह का होता है। एक तो लोग अकेले करते हैं जी, और दूसरा है कि खास करके प्रायोगिक विषय में रिसर्च अकेले नहीं होता है, ग्रुप में करना पड़ता है। सीनियर मोस्ट होते हैं उनके साथ? नहीं, सीनियर मोस्ट से बात नहीं है, लेकिन उनको भी सबको साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल उपकरण जो है वो काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप अकेले एक आदमी उपकरण को हैंडल भी नहीं कर सकता है, ग्रुप रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि जब मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है विदेशों के लैब में काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप अकेले एक आदमी उपकरण को हैंडल भी नहीं कर सकता है, ग्रुप रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि जब मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है विदेशों के लैब में कोलैबोरेशन करना चाहिए, तो वहाँ तो सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर था, बहुत स्केल पर था। तो वहाँ तो कोलैबोरेशन नाम ही है वहाँ पर कि 50 देश के 1000 साइंटिस्ट हैं, तो वो सब आकर के, जैसा वो पिकनिक वाली बात है कि किसी ने पुलाव लाया, किसी ने दही लाया, किसी ने तरकारी लाया, इस तरह की बात होती है वहाँ पर। तो सबको अपने अपने बूते के हिसाब से, फंडिंग के हिसाब से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आप रिटायरमेंट कलकत्ता से किए हुए हैं?
रिटायरमेंट तो कलकत्ते से भी किया? हाँ, कलकत्ते से। अभी भी आप कलकत्ते में रहते हैं? अभी आपका क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी कार्यक्रम देखिए, अब विज्ञान तो करीब करीब उस तरह का विज्ञान तो करीब करीब मैंने 2018 के बाद छोड़ दिया है। 70 साल पूरा हो गया था तो उसके बाद में मैंने छोड़ दिया है। लेकिन मेरा जो मुख्य कार्यक्रम रहा है उसके बाद वो है अपनी मातृभाषा मैथिली में पॉपुलर साइंस लिखना। वो मैंने शुरू किया, अभी भी कर रहे हैं, कम बेसी हो सकता है। और इलाके के बच्चों का मेंटरिंग, उनको मार्गदर्शन करना, जैसा आपने कहा ना, तो मैंने मार्गदर्शन में किया है काफ़ी। अभी आपको बताएं, बगल में उमरी गांव का एक लड़का है जो कि जहां झंझारपुर में केमिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ता था, बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं था ठीक से। लड़का होशियार था, लेकिन अब उसको हमने यहाँ मेरा अपना एक लैब था, उसमें ट्रेनिंग दिया। उसके बाद में नाइसर में भुवनेश्वर में हमने 2 महीना उसको ट्रेनिंग दिया। फाइनली उसको मदद करके तब वो IIT बॉम्बे में उसका एडमिशन हुआ एनर्जी साइंसेज में, और अभी वो दक्षिण कोरिया में PhD कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बहुत सारे लड़कों को हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया है। सर, आपके माध्यम से भी कितने किताब लिखे हैं आप मैथिली में? हम मैंने किताब भी लिखा है मैथिली में, बहुत सारी किताबें हैं, और कुछ अंग्रेजी में भी हैं। अंग्रेजी में मैं जो लिखा है उसका नाम क्या है? अंग्रेजी में अंग्रेजी में मैंने अनुवाद किया है। मतलब मौलिक अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनुवाद किया है। एक मैथिली का उपन्यास है ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म का, भारती बिलारी, उसका हमने भारतीय कैद करके अनुवाद किया है। वो भी अनुवाद 4-5 साल हो गया उसको। आपका जो वहाँ कलकत्ता में लेखन का काम चल रहा है? लेखन का काम तो खूब चल रहा है, खूब चल रहा है। लेखन का काम खूब चल रहा है, विज्ञान लेखन भी चल रहा है। अभी अभी मैंने एक लेख लिखा है, वो मैथिली पत्रिका घर बाहर में अगले अंक में शायद छप जाए। हाँ, तो ये चल रहा है। उसके अलावे मैं तो लिखता सब कुछ हूँ। मैंने उपन्यास लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखा है, लिखता मैं बहुत कुछ हूँ, सब कुछ हूँ। मतलब केवल कविता छोड़ करके व्यंग लिखा है, हास्य लिखा है। कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में रहते हैं, एक है वो मतलब नागर बाजार इलाका, जसोर रोड में, वहीं पर एक अपना फ्लैट लिए हुए हैं। फ्लैट लिए हुए हैं, वहीं रहते हैं। यहाँ आपको मैं एक संवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ यहाँ के बच्चों को। आप मेरा फ़ोन, आप मेरा ईमेल सार्वजनिक कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। किसी भी बच्चे को या बच्चे के गार्जियन को कोई भी प्रश्न हो पढ़ाई लिखाई संबंधित, वो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल से लिख सकते हैं। मैं उनका उचित मार्गदर्शन जरूर ही करूँगा, और ज़रूरत पड़ने पर मैं कुछ आगे भी सोचूंगा। सर, आप उससे बहुत मान लीजिए ज्ञान प्राप्त हुआ, आपसे बहुत मान लीजिए उम्मीद बनी। सर, फिर एक बार अपना नाम ले। आपका नाम क्या हुआ? जोगेंद्र पाठक वियोगी जी, ग्राम लोफा जी, थाना लखनऊ जी, जिला मधुबनी। जिला मधुबनी। मोबाइल नंबर कितना हुआ आपका? 9831037532। जी, 375332। मेल कितना हुआ आपका? मेल है, मतलब मेरा जो अंतिम नाम है वियोगी, तो वही वियोगी आप छोटे अक्षरों में लिखिए, स्मॉल लेटर में VIYOGI @gmail.com। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।